एमसीक्यू नंबर 4 है हमारा, वो पहला कौन सा चेंज होता है जो हमें हाइपोक्सिया में कौन सा सेलुलर चेंज पहले देखने को मिलता है? हाइपोक्सिया है क्या, पहले आप मुझे ये बता दें, फिर हम मूव ऑक्सीजन करते हैं। डेफिशिएंसी। कहाँ पर? इन टिश्यू लेवल टिश्यूज और इन ब्लड? बोले इन। मैम, टिश्यू। शाबाश, इन टिश्यूज। अगर इन ब्लड में हुई तो हम हाइपोक्सिया नहीं हाइपोक्सीमिया कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम वाली बात शुरू करने लगे हैं। हाइपोक्सिया के नतीजे में पहला सेलुलर चेंज हमें कौन सा मिलता है? जैसे ही हाइपोक्सिया हुआ, जैसे ही आपकी बॉडी के टिश्यूज को ऑक्सीजन की डिफिशियंसी को फेस करना पड़ा, फौरन से आपको क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपका जो ऑर्गेनेल है सबसे पहले नाराज होगा, वो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और सेल्स कौन से अफेक्ट होते हैं? ऑर्गेनेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया है। हाइपोक्सिया के लिए सबसे सेंसिटिव सेल्स कौन से होते हैं बॉडी के? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमने यूं ली थी कि एक घर में 3 4 5 बच्चे हैं, सबकी पिटाई हुई है, सबको सही माँ बाप ने मतलब के ना धोया सही वाला, उसकी मतलब बच्चों की जो भी थी ना मिस्टेक, उस पे पेरेंटिंग अच्छी वाली सीवियर स्ट्रिक्ट हुई है। तो ऐसा होता है कि आवाज नहीं आ रही मैम। तो इसी तरह से हमारे ऑर्गेनेलिज में माइटोकॉन्ड्रिया और हमारे सेल्स में न्यूरॉन्स सबसे ज्यादा इफेक्ट लेते हैं। यानी जब भी हाइपोक्सिया होता है तो सबसे पहले इन लोगों को महसूस होता है, न्यूरॉन्स को महसूस होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को महसूस होता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया को महसूस होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करना छोड़ देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? मैंने आपको एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के फॉर्मेशन, 4 फंक्शंस बताए हैं, मुझे वो चारों बताने हैं आपने। जी ऑक्सीडेटिव बताएं। फॉस्फोराइलेशन, शाबाश, एक हो गया, और? एटीपी फॉर्मेशन। बेटा वही हो गया ना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नतीजे में यस यस। फॉस्फोराइलेशन का लफ्जी मतलब एटीपी बनना ही है। दूसरा बताएं। सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट। अच्छा जी, और? मैम हीम की सिंथेसिस करता है ये, और इसके अलावा फैटी एसिड वेरी गुड, ऑक्सीडेशन होती है। वेरी और गुड। टीसी और साइकिल में। एपोप्टोसिस, साइट ऑफ एपोप्टोसिस भी होता है इसमें, एपोप्टोसिस भी होती है। ठीक है, जी तो ये मैम। 4 फंक्शंस आपने बता दिए, ये होल फंक्शंस थे एनाटॉमी फिजियोपैथो, जहां जहां से हमने बात उठा सकते थे उठा ली है। तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मेजर फंक्शंस थे 4। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया इफेक्ट होता है, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करना छोड़ देता है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी बनाना। जब एटीपी नहीं बनती तो इससे हमें 3 मेजर जो इफेक्ट होते हैं, 3 डैमेज होते हैं, वो ये कि हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, हमारे जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होते हैं ये काम करना छोड़ देते हैं। एटीपीएस सेल्स पंप ने स्वेल हो जैसे जाते ही काम करना छोड़ा, फौरन से हमारा इन्फ्लक्स और इफ्लक्स जो है वो डिस्टर्ब हो गया। आमतौर पे सोडियम अंदर जाता है या बाहर आता है? आमतौर पे हैं। मतलब इफ्लक्स क्या इसकी कंसंट्रेशन होती है? बाहर जाता तो है। आमतौर पे हम देखते हैं सोडियम बाहर के एनवायरनमेंट में ज्यादा होता है और इंटरनल हमारे पास पोटेशियम ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट होना शुरू हो जाता है, पोटेशियम का इफ्लक्स शुरू हो जाता है और सोडियम का इन्फ्लक्स शुरू हो जाता है। उसके नतीजे में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्वेल कर जाता है, सेलुलर स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, माइक्रोविलाई लॉस हो जाते हैं और माइक्लिन फिगर्स बनने शुरू हो जाते हैं। और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा होती है तो उसके नतीजे में एनवायरनमेंट की पीएच कम हो जाती है, और जब पीएच कम होती है तो न्यूक्लियर क्रोमैटिन की क्लंपिंग हो जाती है। ठीक है, और उसके अलावा हमारी प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाती है क्योंकि राइबोसोम्स डीअटैच हो जाते हैं। तो ये सारे, और जब भी प्रोटीन सिंथेसिस कम होती है तो लिपिड डेपोजिशन हो जाती है। ये वाली चीज मैंने आपको यूं भी समझाई हुई है, प्रोटीन सिंथेसिस का कम होना और लिपिड डेपोजिशन का ज्यादा हो जाना। हमने ये कल भी पढ़ा था ना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था, अगर आप में से किसी को याद हो। जब हमने कहा था नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एल्ब्यूमिन यूरिन में पास होनी शुरू हो जाती है, एल्ब्यूमिन की बॉडी में कमी हो जाती है, बेसिकली ब्लड में। जब एल्ब्यूमिन की बॉडी में कमी हो जाती है तो प्रोटीन्स की कमी हो एक तरफ, और दूसरी तरफ हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया या हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है, लिपिड ज्यादा हो जाते हैं। ये बात याद आई किसी को? ये हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम के फीचर्स में पढ़ी यस थी। मैम। यस ठीक मैम। है, उसके अलावा हमने पढ़ा था एडीमा हो जाता है उसमें। उसके अलावा हमने पढ़ा था साथ साथ पेशेंट को क्या हो जाता है, हैवी प्रोटीन यूरिया तो सबसे पहले हुआ था, फिर ही तो सारा मसला शुरू हुआ था। तो ये हमारे पास फर्स्ट सेलुलर चेंज क्या होता है? सबसे पहली नाराजगी जो हाइपोक्सिया के होने में होती है वो हमारी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन डिस्टर्ब होती है। फिर इसकी वजह से बाकी सारे नुकसान हो रहे हैं, वो नीचे की मतलब नीचे पड़े हैं हमने कि वो बाद में होंगे। पहला नुकसान माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट होगा और वो अपना फंक्शन सीज कर देगा, रोक देगा। आपको भी अगर 2 थप्पड़ लग जाएं या आपकी मर्जी के मुताबिक कुछ ना हो तो आप पूरा दिन घर में भूख हड़ताल कर देते हैं। अगर आपका काम बर्तन धोना है या जो भी आप काम करते हैं अपने घर में, सब काम करते हैं ना, या आप बर्तन धोते हैं या आप सफाई करते हैं या आप जो भी काम करते हैं, सिर्फ डस्टिंग ही करते हैं या खाना बनाते हैं, आप कहेंगे आज तो मेरी एक चीज अपनी जगह से नहीं हिलेगी। ठीक है, क्योंकि मेरी डिमांड नहीं पूरी हुई है, मुझे मार पड़ी है या मेरे साथ बदसलूकी हुई है, जो भी हुआ है।
तो ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना काम करना छोड़ देगा और उसका सबसे, आपने मुझे 4 फंक्शंस बताए हैं, लेकिन इसका सबसे लाडला फंक्शन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है और ये वही छोड़ देगा। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्ट, सबसे पहला जो डैमेज होगा वो हमें इस सूरत में नजर आएगा। कोगुलेटिव नेक्रोसिस, नेक्रोसिस की हमने 5 टाइप्स पढ़ी थी। क्या क्या 5 टाइप्स थी, जल्दी से बता दें। कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, गैंग्रीनियस नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस और फैट नेक्रोसिस। जी शाबाश। तो इसके बारे में हमने कोगुलेटिव नेक्रोसिस के बारे में कुछ फीचर्स पढ़े थे। वो पहला फीचर ये था कि कोआगुलेटिव, कोआगुलम का लफ्जी मतलब मुंजमद होने से निकला है, जमने से लफ्ज निकल रहा है। ठीक है, लफ्ज के अगर हम ओरिजिन पे जाएं तो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हमेशा सॉलिड ऑर्गन्स में होती है। Most common in CNS. जी, मोस्ट कॉमन इन सीएनएस। Oh no, CS के अलावा जितने भी सॉलिड ऑर्गन्स है उसमें ये होता है। अच्छा जी, आप अपनी प्रीवियस बात जरा रिकॉल करें, आपने ये नहीं कहा था। ठीक है, एक तो आप लोग फ्लो में इतने जज्बाती हो जाते हैं, जो चीज मैं समझाती हूँ ना आप वही एग्जैक्ट करते हैं। मैं कहती हूँ जब चीजें ज्यादा आती है ना आप ज्यादा तब फंसते हैं, तो कंट्रोल किया करें इमोशंस को उस वक्त पे। ठीक है, तो आपने बिल्कुल ठीक बताया कि सीएनएस के अलावा तो बाकी हमारे सारे ऑर्गन्स इस वक्त किडनी, स्प्लीन, लिवर, ये सारे सॉलिड है ना, तो ये सॉलिड ऑर्गन्स में होगी। एक हमने इसमें आर्किटेक्चर के बारे में बात पढ़ी थी, क्या इसमें ओरिएंटेशन और आर्किटेक्चर मेंटेन रहता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्या ख्याल है। मैम मेंटेन रहता है। मेंटेन रहता जी, है। मेंटेन रहता है, शाबाश। इसमें आर्किटेक्चर, उस सेल का ओरिजिन, जो बेसिकली इन्फेक्शन जहां हुआ है, नेक्रोसिस हुई है, इन्फेक्ट हुआ है वो सारा एरिया, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसकी बेसिक आउटलाइन डिस्ट्रॉय नहीं होती। ठीक है, तो ये 2 चीजें हमने कोगुलेटिव नेक्रोसिस के बारे में हमेशा याद रखनी होती हैं। और एक और क्वेश्चन आता है कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस का जो बेसिक बैकग्राउंड या बेसिक कॉज समझी जाती है या आमतौर पे जो इसका कल्प्रिट होता है वो कौन होता है। नेक्रोसिस किसी भी वजह से हो सकती है, हमारे पास बहुत सी रीजन है हाइपोक्सिया। नेक्रोसिस के होने की, शाबाश। लेकिन इसमें जो हमारे पास कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में जो होती है ना नेक्रोसिस, वो आमतौर पे हम कहते हैं कि वो आमतौर पे किसकी वजह से होती है, आपने मुझे बता दिया है। हाइपोक्सिया। जी, हाइपोक्सिया की वजह से। ठीक है, तो ये मैं आपको कोगुलेटिव नेक्रोसिस भी शो करा रही हूँ कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस सॉलिड ऑर्गन्स में हो रही होती है। ये सॉलिड ऑर्गन्स है हमारे, और ये नेक्रोसिस की सबसे कॉमन टाइप होती है। और इसके बैकग्राउंड में हमारे पास हाइपोक्सिया या इस्कीमिया सबसे मेजर रीजन होती है। इसमें हमारी टिश्यू आर्किटेक्चर प्रिजर्व रहते हैं, प्रिवेंट रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता, इंटेग्रिटी जो है, सालमियत जो है महफूज हो जाती है। और इसमें टॉम लाइक अपीयरेंस आती है, टॉम स्टोन की तरह की। और ब्रेन में ये नहीं होती। ठीक है, ये आपको इस वक्त जो ऑर्गन, सॉलिड ऑर्गन दिखाया जा रहा है उसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो रही है। फिर उसके बाद हमारे पास लिक्विफेक्टिव होती है, ये होती है सीएनएस में, वाइटल और और इसमें बैक्टीरियल। एब्सेस वगैरह बनती है। जी बिल्कुल, इसमें क्या बोला आपने। वाइटल और बैक्टीरियल जी जी इन्फेक्शंस की बताएं। वजह से लिक्विफेक्टिव ठीक है, नेक्रोसिस। हाँ जी। तो फिर इसके नतीजे में हमारे पास पस और एब्सेस बन जाती है। अच्छा, जिसमें पस बनती है ना उस इन्फेक्शन को हम पायोजेनिक इन्फेक्शन कह सकते हैं। एक स्टूडेंट पूछ रही थी पायोजेनिक किसको कहते हैं बेसिकली, तो जिनमें जिन जिन इन्फेक्शन में, वो बेशक फंगल हो, प्रोटोजोवल हो, बैक्टीरियल हो या वायरल हो, अगर पस बन रही है ना तो हम कहते हैं ये पायोजेनिक है। ठीक है, पायोजेनिक का वर्ड हम फीवर के साथ भी आप लोग रिलेट कर रहे होते हैं, पस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, अच्छा जी। तो हमारे पास उसके बाद गैंग्रीनस नेक्रोसिस है। इसमें हमारे पास इस तरह का पैटर्न आता है गैंग्रीनस नेक्रोसिस में कि आपको कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव के दरमियान में कुछ मिल रहा होता है। मतलब ड्राई गैंग्रीन कोगुलेटिव की तरह की होती है और वेट गैंग्रीन लिक्विफेक्टिव की तरह की होती है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास आती है गैस फैट केशियस नेक्रोसिस। केशियस नेक्रोसिस में चीज लाइक अपीयरेंस आती है, और इसमें मैंने आपको सबसे बेस्ट कौन सी बैक्टीरियल ट्यूबरकुलर एग्जांपल दी थी। इन्फेक्शन। जी, एमटीबी का जो इन्फेक्शन होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो इन्फेक्शन होता है, और इसमें हमारे पास चीज लाइक अपीयरेंस आ रही होती है, और इसमें हमारा जो आर्किटेक्चर है वो टोटली ऑब्लिटरेट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, निस्तो नाबूद हो जाता है। जितना हमने कहा था ना कि कोगुलेटिव में मेंटेन रहता है आर्किटेक्चर, अच्छे से प्रिजर्व रहता है, इसमें उतना ही तबाह हो जाता है। मतलब वो ऑर्गन जो डैमेज हुआ है, केशियस नेक्रोसिस का शिकार हुआ है, वो पहचान में नहीं आता कि इसके साथ बेचारे गरीब के साथ हो क्या गया है। और फैट नेक्रोसिस जो है ये उन जगहों पे ज्यादा होती है जहाँ फैट एक्यूमुलेशन हुई होती है, लाइक पैंक्रियाज में, लाइक ब्रेस्ट में, अमेंटम में, उन एरियाज में ज्यादा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास चॉकी वाइट एरियाज के उसमें सूरत में सामने आती है। तो अब हमने ये पांचों नेक्रोसिस की मैम टाइप्स रिवाइज कर ली। जी, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ अमेंटम जी। मीनिंग मतलब। मोमेंटम बेटा नेट में नहीं पढ़ी आपने जी, मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है। पूरा एक लेक्चर हमने इन 5 चीजों पे, 5 लेयर्स को पढ़ने में लिया था। मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट्स। मैम पेरिटोनियम की मतलब पोर्च सॉल्ट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है जिसने हमारे पास स्टमक को दूसरे एब्डोमिनल ऑर्गन से अटैच जी किया होता है। बिल्कुल। तो ये मोमेंटम का जिक्र हमारे उसमें बार बार आता है सिलेबस में, तो स्टूडेंट्स को बस यही चीज भूल जाती है और नहीं कुछ याद रहता। आप इसको फोल्ड्स की कैटेगरी में याद रखा करें। मैंने जब आपको फोल्ड्स पढ़ाए थे तो ये उसी में पढ़ाया था। ठीक है, तो ये हमने पांचों नेक्रोसिस की टाइप्स रिवाइज की हैं, और इसी के साथ हमारे इस एमसीक्यू की क्लैरिटी भी होगी है कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस सीएनएस के अलावा बाकी सब ऑर्गन्स में हो रही है, क्योंकि बाकी सबके सब क्या हैं, बाकी सबके सब हमारे पास सॉलिड ऑर्गन्स हैं, लिवर भी, स्प्लीन भी, किडनी भी, तो जहां पे भी होगी। अच्छा जी, एमटीबी का इन्फेक्शन हुआ होता है तो उसके लिए एमटीबी को डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए कौन सी स्टेनिंग करते हैं हम, आप बताएंगे मुझे। जेड एंड हमारे जेड एन स्टेन
ठीक है। जेड एन स्टेनिंग या जील नेल्सन स्टेनिंग जिसे हम कहते हैं, जेड एन स्टेनिंग एमटीबी के लिए करते हैं, और ग्राम स्टेनिंग क्यों करते हैं? मैम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को डिफरेंशिएट करने के लिए। और एक हमारे पास होती है एल्बर्ट स्टेनिंग, ALBERT, एल्बर्ट स्टेन। एल्बर्ट स्टेनिंग क्यों करते हैं? कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए। वो आपने यूज ऑफ फोर्स पढ़ा था ना 7th चैप्टर फर्स्ट ईयर में, मैथ्रिडा वाला। उसको बच्ची को मतलब गले में इन्फेक्शन हुआ होता है, यस उसके मैम। गले में झिल्ली बनी होती है, याद आया किसी को? जी यस मैम। तो उसमें उसको कोराइनी डिप्थीरिया का इन्फेक्शन हुआ होता है, उसके लिए हम एल्बर्ट स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, ये हमारी 3 मेजर स्टेनिंग्स होती हैं, जेडन स्टेनिंग, एल्बर्ट स्टेनिंग और ग्राम स्टेनिंग। उसके अलावा बाकी अभी मैं कुछ आपको स्टेनिंग्स भी रिवाइज कराती हूँ और कुछ स्टेन्स भी रिवाइज कराती हूँ, अभी नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू में आ रही है। अच्छा जी हाँ, आपका जो सबसे बड़ा वर्ड था वो था आपके पास एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज बचपन में या न्यू बॉर्न में नहीं होती है। एल्जाइमर डिजीज जब भी आपको लफ्ज मिलता है तो ये डायमेंशिया से रिलेटेड होता है, और यादाश्त खोना किसकी इलामत है? बुढ़ापे में होता है या बचपन में होता है या जवानी में होता है ये काम? मैम एल्जाइमर एजिंग डिजीज, डायमेंशिया। जी, मैम एजिंग की चीज है एजिंग ना, बुढ़ापे में होता है। तो आपको पता है कि हमारे पास एट्रोफी जो होती है उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास एट्रोफी की, और उनमें से जो हमारे पास एक टाइप है वो होती है सिनाइल एट्रोफी। सिनाइल एट्रोफी क्या होती है, बताएंगे आप मुझे? रिलेटेड टू, मैम एजिंग की वजह से ड्यू जो टू एजिंग। जी शाबाश। सिनाइल एजिंग, सिनाइल एट्रोफी क्या, ये हमारे पास एट्रोफी की डिफरेंट टाइप्स हैं। ये वर्कलोड आपके पास डिक्रीज हो गया, यानी आपको कोई फ्रैक्चर हुआ है तो आप जाहिर सी बात है अपना वो पाँव, अपनी वो टांग, अपना वो बाजू 3-4 महीने प्लास्टर लगा आप हिलाएंगे नहीं। तो जब वो मोबिलाइज ही नहीं होगा, इमोबिलाइज रहेगा, तो उसकी वजह से वर्कलोड कम होगा, और आपका जब वो 4-5-6 माह बाद फ्रैक्चर प्लास्टर रिमूव होगा तो आप देखेंगे कि वो आपको थोड़ा सा ना अपने दोनों हाथों में, दोनों पाँव में, बाजुओं में फर्क लगेगा, 19-20 का फर्क। तो आपको महसूस होगा कि ये क्यों इस तरह हो रहा है, वो बेसिकली ये ट्रॉफी हो चुकी है। ठीक है, ऐसे ही जहाँ पे आपको नर्व सप्लाई रुक जाए, इनर्वेशन हो जाए, लॉस हो जाए, वहां पे भी आपको थोड़ा थोड़ा शक होता है कि ट्रॉफी हो गया है। ब्लड सप्लाई लॉस हो जाए, एजिंग में हो जाए, जैसे एजिंग में देखिए मेंशन किया भी हुआ है अल्जाइमर डिजीज। ठीक है, अल्जाइमर डिजीज में भी एजिंग में अल्जाइमर डिजीज हो जाती है, और इसमें भी एट्रोफी होती है। ये बेसिकली सिनाइल है, सिनाइल एट्रोफी। आपको न्यूट्रिशन ही अच्छे से मिल रही तो भी एट्रोफी हो सकती है, या एंडोक्राइन स्टिमुलेशन जो है वो रिमूव हो गई है, उसकी वजह से भी एट्रोफी हो सकती है। ये सारी हमारे पास एट्रोफी की टाइप्स हैं। एक मैंने आपको पढ़ाई थी ब्राउन एट्रोफी, उसका क्या सीन होता है, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? मैम लिपोप्रोटीन के अकुमुलेशन की वजह से होती है। और मैम होती मोस्टली कहाँ? हमें मतलब किडनी में, ब्रेन में, हार्ट में। जी, हार्ट के मसल्स में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही होती है हमें, शाबाश। तो आज सिर्फ महक नहीं बताना और नहीं किसी का मूड, सब पार्टिसिपेट करें ना, फिर पैथो पढ़ने का आपको ज्यादा मजा आएगा। आप तो हमारा जो प्रीवियस सिनेरियो था 6th एमसीक्यू, वो अल्जाइमर डिजीज की वजह से पकड़ लिया हमने कि वो एट्रोफी है बेसिकली। 7th एमसीक्यू, 58 years old man presents with symptoms of acute renal failure। पेशेंट को renal failure है, his blood pressure is 220/130 while in the emergency room patient suffers a stroke and expires। पेशेंट हो चुका है अब एक्सपायर, स्ट्रोक होने की वजह से। जब हमने उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया है तो हमें मतलब उसके रेड मटेरियल मिले हैं, कुछ एक्यूमुलेट मिले हैं आर्टरीज में। जब भी आर्टरी का या वेजल का जिक्र आ जाए तो फिर हम नेक्रोसिस की किस टाइप की तरफ मूव कर जाते हैं? फिब्रिनॉइड। जी, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस में फिब्रिन का जिक्र आता है। फिब्रिनोइड नेक्रोसिस में हमारे पास जिक्र आता है वेसल्स का, आर्टरीज का। तो इसमें और कोई नेक्रोसिस तो सूट ही नहीं कर रही, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस या केशियस नेक्रोसिस कोई साइन नहीं है। पेशेंट की हिस्ट्री दी है और उसके बाद आर्टरी आ गया आखिरी सेंटेंस में, तो हमें पता चल गया ये फिब्रिनोइड नेक्रोसिस है। यहाँ पे एक स्मोकर है जिसको इंटरमीडिएट ब्लड आ रहा है यूरिन में, यूरिन एनालिसिस करने पे हमें पता चला है 4+ हीमाचूरिया, मतलब हीमाचूरिया की ग्रेड्स है ना, +1 मतलब थोड़ा सा यूरिन में ब्लड आ रहा है, +2 थोड़ा ज्यादा आ रहा है, +3 बहुत ज्यादा आ रहा है, +4 पीक पे आ रहा है। सीबीसी कराई तो मैस मिला है, सिटी स्कैन डिमोन्स्ट्रेट 3 सेंटीमीटर रीनल मैस, तो हमें 3 सेंटीमीटर का रीनल मैस मिला है, और उसके बाद रीनल सेल कार्सिनोमा भी मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर अडेप्टेशंस इन बोन मैरो बेस्ट एक्सप्लेन्स इंक्रीज हेमाटोक्रिट इन दिस पेशेंट। तो बेसिकली हेमाटोक्रिट जो ज्यादा हुआ है वो क्यों हुआ है? अब आप मुझे बताएं किडनी का और हम कैसे ताल्लुक बना रहे हैं, बस ये मुझे ये बताएं। ऑप्शन मुझे ट्रोफी हो गई है या मेटाप्लेजिया हो गया है, ठीक है? तो आपने बताना है क्या हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह से आपने एमसीक्यू को सॉल्व करना है, ठीक है? हाइपरप्लेजिक हो गया बोन मैरो। वैसे बोन मैरो हाइपरप्लेजिक और भी काफी कंडीशंस में हो सकता है, जब आपको आरबीसीज नहीं सही से मिल रहे होते हैं या कम मिल रहे होते हैं या उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फिर बोन मैरो जो है वो ज्यादा काम करना शुरू कर देता है और वो नतीजे में हाइपरप्लेजिक हो जाता है। अब यहाँ पे हमने किस तरह से आंसर निकाला लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, जल्दी से बता दें कौन सा वर्ड आपको क्लू की तरफ ले गया? पुरुलेंट मटेरियल। पुरुलेंट पास। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो
22 साल है, उसको एक कील लग गया, नेल मतलब कील लग गया काम करते करते, और कील लगा तो जाहिर सी बात है वहां पे सोर हो गया और उसमें से डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। तो ये जो हमारे पास प्रूडेंट मटेरियल था इसने हमें एक डायरेक्शन दे दी, क्योंकि मैंने कहा है आपसे पल्स एब्सेस वगैरह लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में बनती हैं। ठीक है, अब जो हमारा 10th एमसीक्यू है उसका आंसर हमारे पास मेटाप्लेजिया। पहले आप मुझे डिफाइन कर दें मेटाप्लेजिया होता क्या है। एक सेल टाइप का दूसरी सेल टाइप में चेंज हो जाना। जी, मुस्कान ने बिल्कुल ठीक बताया, एक सेल टाइप का या एक टिश्यू का या एक सेल टाइप का दूसरे सेल टाइप में या दूसरी लेयर से रिप्लेस हो जाना। तो 5 साल का बच्चा, उससे ट्रॉमा हुआ है ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट के नतीजे में, 6 माह बाद वहां पे बोन ट्रेबिकुला बन गए हैं स्केलेटल मसल्स में, स्ट्राइडेड स्केलेटल मसल में, और अब ये कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन है। तो ये बेसिकली एडेप्टेशन हुई है कौन सी वाली, मेटाप्लेजिया। एक सेल टाइप दूसरी सेल टाइप में चेंज हो गई है। ठीक है, तो कार्टिलेज का बेसिकली बोन के साथ रिप्लेस होना, बोन का कार्टिलेज के साथ रिप्लेस होना, मतलब ओशियस मेटाप्लेजिया होना, या एक एपिथेलियम का स्क्वेमस का कोलमनर से, कोलमनर का एपिथेलियम से रिप्लेस होना, दूसरी एक लेयर का दूसरी लेयर से अल्टरनेट कर जाना, रिप्लेसमेंट दे देना, ये मेटाप्लेजिया होता है हमारे पास। तो मेटाप्लेजिया की हमने एग्जांपल्स पढ़ी हुई हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो लंग्स होते हैं, स्मोकर लंग्स या चेन स्मोकर लंग्स जो होते हैं, उनमें कौन सा मेटाप्लेजिया होता है, कौन सी लेयर में चेंज हो जाती है। columnar epithelium into squamous epithelium. अच्छा जी, और जो बैरेट्स एसोफेगस होती है उसमें उसमें squamous में मैम opposite हो जाता है. उसमें स्क्वेमस जो है वो कोलमनर में चेंज हो जाती है। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज मिसमैच, यहाँ पे कौन सा स्टेन है जो मैंने मिसमैच्ड किया है। आयरन जो है इसको डिटेक्ट करने के लिए हम प्रूशियन ब्लू या इसे हम पर्ल स्टेन भी कहते हैं। अगर आप प्रूशियन ब्लू नहीं कहना चाह रहे तो फिर आप इसे पर्ल स्टेन कहेंगे, आपकी मर्जी, जो आपका दिल चाहे। आयरन की डिटेक्शन के लिए प्रूशियन ब्लू या पर्ल स्टेन यूज करते हैं। सो लिपिड्स के लिए हम सोडान या ऑयल रेड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन की डिटेक्शन के लिए हम पैस यूज करते हैं, पैस स्टैंड्स फॉर पेरियोडिक एसिड स्किफ रिएजेंट। अमाइलॉइड्स के लिए हम कोंगो रेड यूज कर सकते हैं, और जो मेलानिन होती है इसके लिए मैजन फोंटाना यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ मिथाइलिन ब्लू लिखा है, ये मैंने गलत लिखा है, यानी ये मैंने मिसमैच किया है। तो मेलानिन के लिए हम मिथाइलिन ब्लू नहीं यूज कर सकते, मेलानिन के लिए हम मैजन फोंटाना स्टेन यूज करते हैं। तो मैंने आपको आपकी स्लाइड्स में ये भी ऐड करवाया हुआ है कि कौन से वाले स्टेन्स कौन से उसके लिए होते हैं। तो अगर आप इसमें पिगमेंट्स में ही आई थिंक ऐड करवा